ओके, सो हमारे पास 1 आवर है, लेकिन अगर कम लोग आएँ तो हम जल्दी भी ख़त्म कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी। सो एक क्वेश्चन है मुर्तज़ा हसन सईद रिजवी की तरफ से, और क्वेश्चन ये है कि हैज़ द नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स लॉस्ट इन वर्थ एंड चार्म? व्हाट आर योर ओपिनियंस एंड दोज ऑफ हायर एक्सपर्ट्स? सो आई मीन, मेरा पर्सनल ओपिनियन तो ये है कि नोबेल प्राइज़ काइंड ऑफ, आई मीन इस पर्टिकुलर नोबेल प्राइज़ से पहले भी नोबेल प्राइज़ आई थिंक काइंड ऑफ रेलेवेंट हो गया है। नोबेल प्राइज़ एक वक्त में काफ़ी बड़ा प्राइज़ था, लेकिन आई थिंक फॉर एग्जांपल हमारी फील्ड में जो लोग हैं, दे डोंट इवन, आई मीन ओके, वो कुछ एक्सटेंट तक केयर करते हैं कि नोबेल प्राइज़ किसको मिल रहा है, लेकिन ज़्यादातर नहीं करते केयर, क्योंकि हमारी फील्ड में जो लोग हैं ज़्यादातर उनको जो प्राइज़ मिलता है दैट्स ब्रेक थ्रू प्राइज़, फंडामेंटल फिजिक्स प्राइज़ या डिराक मेडल वगैरह। लेकिन आई थिंक नोबेल प्राइज़ की अपनी एक हैसियत है इस सेंस में कि नोबेल प्राइज़ चूँकि मशहूर है बहुत ज़्यादा, तो कई लोग हैं दुनिया के अंदर जो कि फिजिसिस्ट नहीं हैं, और ना ही वो सिर्फ फिजिसिस्ट नहीं, साइंटिस्ट नहीं हैं, और ना ही वो फॉलो करते हैं बहुत ज़्यादा साइंस को। तो उन लोगों के लिए साल में एक वक्त जब वो सुनते हैं कि कोई बड़ी डिस्कवरी क्या हुई है इस साल में, वो तब होता है जब नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। तो नोबेल प्राइज़ जो है वो आई थिंक साइंस को पॉपुलराइज़ करने के लिए अभी भी बहुत रेलेवेंट है। ठीक है, तो इस सेंस में उसकी इंपॉर्टेंस है क्योंकि वो मशहूर बहुत है, उसकी एक लेगेसी है 100 साल से ऊपर की। लेकिन आई थिंक नोबेल कमेटी जो है वो भी इंसानों से ही बनी हुई है, तो ऑफ कोर्स उनसे भी गलतियाँ हो सकती हैं, उनके भी बायसेस हो सकते हैं। तो या इस तरह की गलतियाँ होती हैं, पहले भी हुई हैं। आई थिंक इससे बड़ी बड़ी गलतियाँ भी हुई हैं पहले, जो आई थिंक इस साल हुई है मेरे ओपिनियन में। लेकिन दैट्स फाइन, आई मीन ये पहली बार नहीं है। ओके, सो मुर्तज़ा हसन का क्वेश्चन एक और है कि वाई इज़ फिजिक्स बिकमिंग पॉलिटिसाइज्ड एंड कंट्रोवर्शियल नाउ डेज, व्हाट कैन वी डू टू कीप साइंटिफिक रैशनैलिटी इंटैक्ट? सो आई डोंट नो एग्जैक्टली कि आप किस चीज़ को रेफ़र कर रहे हो जब आप कह रहे हो कि फ़िज़िक्स जो है वो पॉलिटिसाइज हो रही है, सॉरी पॉलिटिसाइज्ड और कंट्रोवर्शियल हो रही है। आई थिंक फ़िज़िक्स जो है और साइंसेज दमसेल्व्स, आई थिंक ये हमेशा से ऐसी रही हैं। आई मीन अगर आप एक मिनट, अगर आप 1920s और 30s में देखो, जब क्वांटम मैकेनिक्स जो है लोग बना रहे थे, तो वहाँ पे लोगों के बहुत शदीद इख्तलाफात थे। आपको शायद पता होगा कि बोर और आइंस्टाइन की जो पूरी डिबेट्स थी वो इसी या ना क्या कहते हैं, इसी चीज़ को क्या कहते हैं मैनिफेस्ट करती हैं कि उस वक्त भी फिज़िक्स कंट्रोवर्शियल थी। फिज़िक्स हमेशा से कंट्रोवर्शियल रही है क्योंकि लोग जो हैं जो फोर फ्रंट्स पे होते हैं, दे डिसएग्री विद ईच अदर ऑन सम थिंग्स, राइट? तो पोलिटिसाइज होना जो है वो एक और बात है, लेकिन आई थिंक पोलिटिसाइज, तो आई डोंट थिंक फिजिक्स इतनी पोलिटिसाइज्ड है आजकल, लेकिन वेल कुछ हद तक है। लेकिन कंट्रोवर्शियल वो हमेशा से रही है, ये कोई नई बात नहीं है फिजिक्स का कंट्रोवर्शियल होना। ओके, सो थ्योरेटिकल डिटेक्टिव RK का क्वेश्चन है कि हेलो हसान, आई एम राज किरण, माई यूट्यूब नेम हैव चेंज्ड। ओके, अविनाश चवन का क्वेश्चन है, आज सर का क्वेश्चन तो नहीं है ये। थ्योरेटिकल डिटेक्टिव RK का क्वेश्चन है, हसान, वाज देयर एनी न्यू आइडियाज दैट यू हर्ड अबाउट compactification during the conference? आई थिंक मैंने पिछली जो मेरी छोटी सी लाइव स्ट्रीम थी उसमें भी ये बात की थी, और वो ये था कि आई थिंक वो एक टॉक थी, मुझे वो अच्छी लगी थी। वो टॉक थी इस चीज़ के बारे में कि टाइप टू ए स्ट्रिंग थ्योरी जो है उसकी कुछ कॉम्पैक्टिफिकेशंस होती हैं जिनको कहते हैं DGKD कॉम्पैक्टिफिकेशंस। सो टॉक इस बारे में थी कि वो एक कंजेक्चर है, स्वैम्पलैंड कंजेक्चर कहते हैं उसको, उसको कहते हैं वीक ग्रेविटी कंजेक्चर। तो आई थिंक ये बाय द वे ये जो टॉक में जो उन्होंने क्लेम किया था वो पहले से ही कुछ हद तक पता है लोगों को, लेकिन आई थिंक वो टॉक में थोड़ा सा उन्होंने और प्रिसाइज बनाया था इसको कि ऐसा क्यों है। तो वो क्लेम ये था कि जो DGKD कॉम्पैक्टिफिकेशंस हैं वो इनकम्पैटिबल हैं विद यू नो वीक ग्रेविटी कंजेक्चर। तो ये एक अच्छी टॉक लगी थी मुझे, तो इसका कॉम्पैक्टिफिकेशन से ताल्लुक़ है, तो ये आंसर हो सकता है आपके क्वेश्चन का। अविनाश चवन का क्वेश्चन है कि हाउ टू डेवलप मैथमेटिकल स्किल्स न्यूटन एंड आइंस्टाइन। अभी वो तो मुझे भी नहीं पता। बाय द वे, आई थिंक आइंस्टाइन वाज नॉट वेल नोन फॉर हिज मैथमेटिकल स्किल्स। आइंस्टाइन जो है उसका जो क्लेम टू फेम है वो उसकी डीप फिजिकल इंसाइट है, ना कि उसकी कोई प्योर मैथमेटिक्स के स्किल्स। न्यूटन ऑन दी अदर हैंड वाज अ मैथमेटिशियन। आइंस्टाइन जो है उसको जब उसने रिमानियन ज्योमेट्री सीखनी थी तो उसको पहले से नहीं आती थी। उसको मार्शल ग्रोसमैन, उसका एक मैथमेटिशियन फ्रेंड था, वो और कुछ और मैथमेटिशियंस के पास जाना पड़ा था रिमानियन ज्योमेट्री सीखने के लिए। तो आइंस्टाइन जो है ही इज़ नॉट नोन फॉर हिज अनयूजुअल मैथमेटिकल स्किल्स।
न्यूटन जो है वो बाय द वे ये मैथमेटिशियन था फॉर जनरल रिलेटिविटी। या ओके, जनरल रिलेटिविटी के लिए अगर आपने मैथ सीखनी है तो मैं कहूँगा कि आप कोई भी जीआर की बुक ले लो। फॉर एग्जांपल वॉल्ड ले लो, वॉल्ड नहीं, वर्ल्ड बिगिनर्स के लिए अच्छी नहीं है, शॉन कैरल की बुक ले लो। आई थिंक उसमें जो रेलिवेंट मैथ्स है जनरल रिलेटिविटी के लिए वो एक्सप्लेन्ड है, तो आई थिंक दैट शुड बी फाइन। थ्योरेटिकल डिडक्टिव का क्वेश्चन है कि हसान, हाउ डिड यू मीट विद प्रोफेसर डोनाल्ड मैलेट? सो वो हमारे डिपार्टमेंट में आए थे टॉक देने के लिए, इस तरह इसलिए मैं मिल लिया उनसे। और वो बहुत दूर नहीं रहे होते हैं हमसे, वो कनेटिकट में होते हैं। कनेटिकट जो है वो बहुत दूर नहीं है न्यूयॉर्क से, तो या ही केम हियर फॉर अ टॉक। निखिल नेगी का क्वेश्चन है कि ब्रो, कुड यू टेल मी हाउ टू गेट एडमिशन फॉर पीएचडी रिलेटेड टू सीएफटी एंड आईसीटीपी? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आईसीटीपी में पीएचडी नहीं होती। आईसीटीपी जो है वो एक यूनिवर्सिटी नहीं है, आईसीटीपी एक इंस्टीट्यूट है, और पीएचडी के लिए यू नीड टू बी अ यूनिवर्सिटी। लेकिन आईसीटीपी जो है उनका एक प्रोग्राम है जिसको कहते हैं आईसीटीपी सीसा जॉइंट पीएचडी प्रोग्राम। सीसा जो है वो एक यूनिवर्सिटी है त्रियस्ते के अंदर, और वहाँ पे पीएचडी होती है डेफिनेटली। तो आप सीसा में अप्लाई कर सकते हो पीएचडी के लिए, और या बाद में जाके डिसाइड कर सकते हो कुछ हद तक कि आपने किस चीज़ में पीएचडी करनी है। अगर आपने सीएफटीज़ पे करनी है, ओके गो फॉर इट, बट आईसीटीपी में पीएचडी नहीं होती। सीसा में अप्लाई करने के लिए आई थिंक उनका एक टेस्ट होता है पीएचडी से पहले, तो आपको वो टेस्ट देना होता है। और वो कभी कभी ये भी करते हैं कि वो जिन लोगों ने टेस्ट देना है वो उनको ना बुला भी लेते हैं इटली में कुछ टाइम के लिए, ताकि वो टेस्ट दे सकें पीएचडी का। तो या उनका एक टेस्ट होता है, अगर आप वो पास कर लो तो, और उसके बाद आई थिंक इंटरव्यू भी होता है उसके बाद। तो अगर आप वो पास कर लो तो आई थिंक दैट्स इट, तब आप जा सकते हो पीएचडी के लिए सीसा में। और सीसा में पीएचडी करने का फ़ायदा ये है कि आप सीसा और आईसीटीपी दोनों की जो फैकल्टी है उनसे उनसे मिल सकते हो और उनके साथ काम कर सकते हो वगैरह वगैरह, राइट? ओके। ओके, सो थियोरेटिकल डिडक्टिव आर्के का क्वेश्चन है कि Hassan, do you teach students at the university where you are doing research? If yes, then what all subjects do you teach there and how is the experience? So yeah, I mean, जब आप यूएस में होते हो पीएचडी के लिए तो आपको टीए शिप करनी पड़ती है या फिर एडजंक्ट होना पड़ता है बाद में। तो या वो तो है एक्सपीरियंस। ज़्यादातर जो टीएस करवाते हैं दे आर लैब टीएस। कभी कभी जो है वो ग्रेडर्स होते हैं कोर्सेज़ के लिए। फॉर एग्जांपल मैंने ग्रेडिंग की हुई है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लिए, क्वांटम मैकेनिक्स के लिए, और किसके लिए ग्रेडिंग की हुई है? क्वांटम मैकेनिक्स के लिए 2 दफ़ा की हुई है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लिए की हुई है, वेव्स के कोर्स के लिए की हुई है, एंड आई थिंक दैट्स इट। हाँ, और एक और भी क्वांटम इन्फॉर्मेशन का एक कोर्स था उसके लिए की हुई है। फिर उसके बाद डिस्कशंस कर सकते हो। डिस्कशन सेशंस में ये होता है कि ज़्यादातर उसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं दे आर नॉट फिजिक्स मेजर्स, दे आर समटाइम्स बायोलॉजी मेजर्स या केमिस्ट्री मेजर्स, लेकिन उनको फिजिक्स के कोर्सेज लेने पड़ते हैं, बेसिक कोर्सेज, बहुत बेसिक कोर्सेज। तो उसमें डिस्कशन सेशंस में ये होता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व करनी होती हैं बोर्ड पे स्टूडेंट्स को इंगेज करके। तो ये आई थिंक वो एक्सपीरियंस अच्छा है। वो एक्सपीरियंस थोड़ा सा इसलिए भी डिफरेंट है पहले एक्सपीरियंस से, इस सेंस में कि ये जो लोग हैं जिनके साथ डिस्कशंस करनी होती हैं दे आर नॉट फिजिक्स मेजर्स, ठीक है? तो अगर वो फिजिक्स मेजर्स नहीं हैं तो इसका मतलब है कि कुछ चीज़ें जो कि आप एज्यूम कर सकते हो कि एक फिजिक्स मेजर को पता होंगी, वो आप यहाँ एज्यूम नहीं कर सकते। तो आपको बहुत ही स्लोली जाना पड़ता है, आपको बहुत केयरफुली कंडक्ट करनी पड़ती है ये डिस्कशन। तो या इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। ओके, लेट्स सी, अगर ज़्यादा क्वेश्चंस ना आए तो हम जल्दी भी ख़त्म कर सकते हैं।
ओके, सो अगला क्वेश्चन है कि हसन, कैन यू गिव एन एग्जांपल वेयर ग्रुप थ्योरी हेल्प्स अस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इन फिजिक्स दैट इज डिफिकल्ट टू सॉल्व अदरवाइज? um काइंड ऑफ येस, आई मीन काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं. मिसाल के तौर पर एक प्रॉब्लम, आई मीन सिमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो तो बहुत पावरफुल रहा है पिछली एटलीस्ट हाफ अ सेंचुरी के अंदर फिजिक्स में. तो जहाँ पे सिमेट्री की बात होती है, ज़्यादातर हम ग्रुप सिमेट्रीज की बात करते हैं, तो या ग्रुप्स वहाँ पे इंपॉर्टेंट है. मिसाल के तौर पर एक चीज़ जो है वो है कि जब क्वार्क्स डिस्कवर नहीं हुए थे या फिर क्वार्क्स का आइडिया भी नहीं आया था उस वक्त, तो लोगों को लगता था कि ये जो तमाम के तमाम हेड्रॉन्स हैं जो कि क्वार्क से मिलकर बनते हैं, आज हमें ये पता है ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं. ठीक है, तो इनको क्लासिफाई कैसे करना है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी. तो मरी गिलमान ने इनको क्लासिफाई किया था यूजिंग 8-fold वे, ये उनका तरीका था. तो उसमें उन्होंने जो क्या कहते हैं, उसमें वो डायरेक्टली उन्होंने ग्रुप थ्योरी यूज़ नहीं की थी, लेकिन बाद में ये डिस्कवर हुआ था कि या यू कैन यूज़ ग्रुप थ्योरी टू क्लासीफाई दम. वहाँ पे उन्होंने ये किया था कि उन्होंने अरेंज किया था पार्टिकल्स को उनकी प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से, और वहाँ पे एक पार्टिकल था जो कि अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ था, लेकिन मरी गिलमान उस पैटर्न की वजह से ये बता पाए थे कि ये एक और पार्टिकल होना चाहिए. आई थिंक वो ओमेगा पार्टिकल था, ओमेगा माइनस पार्टिकल. तो वो प्रोडिक्शन जो है वो ठीक थी, वो बाद में पार्टिकल मिल भी गया था, जस्ट बिकॉज उन्होंने एक ख़ास पर्टिकुलर तरीके से अरेंज किया था पार्टिकल्स को उनकी प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से. यानी कि प्रॉपर्टी से मेरा मतलब है स्ट्रेंजनेस और इलेक्ट्रिकल चार्ज. आई थिंक ये दो प्रॉपर्टीज़ उन्होंने यूज़ की थी. ओके, सो अविनाश चवन का क्वेश्चन है कि सर आई एम कंप्लीटेड क्वांटम मैकेनिक्स बट फील नहीं आया. ओके, क्या फील चाहिए? I mean, I don't think you can complete quantum mechanics. What do you mean that you have completed quantum mechanics? आपने कोई कोर्स ख़त्म किया हो तो that's another thing. बट मुझे समझ नहीं है कि कैसी फीलिंग आप चाह रहे हो. अगर आपको ये लगता है कि आपको समझ नहीं आई अभी तक क्वांटम मैकेनिक्स की सही तरीके से, तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करो, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है. निखिल नेगी का क्वेश्चन है कि आई एम अ मास्टर स्टूडेंट एंड डूइंग माई प्रोजेक्ट ऑन CFT. Can I do my PhD in CFT but without going into string theory? Is CFT really a hot research field? Yes, you can. So CFT itself जो है वो एक हॉट रिसर्च फील्ड है. कई सारे लोग हैं जो कि स्ट्रिंग थ्योरी पे काम नहीं करते बट वो CFTs पे काम करते हैं, और CFTs पे काम करने वाले ऐसे लोग हैं. फॉर एग्जांपल जॉन कार्डी एक एग्जांपल है ऐसी चीज़ की. जॉन कार्डी जो है वो स्ट्रिंग थ्योरिस्ट नहीं है, ठीक है, बट आप ये कह सकते हो कि जॉन कार्डी जो है ही himself laid the foundation of boundary conformal field theories. अब वो जो है वो कंडेंस मैटर फिजिसिस्ट हैं. CFTs जो है वो कंडेंस मैटर फिजिक्स में भी यूज़ होती है, तो आप वहाँ पे भी जा सकते हो. फिर इसके अलावा एक और हॉट रिसर्च एरिया जो है वो बना हुआ है पिछले 10 साल से या ज़्यादा से, आई थिंक ऑलमोस्ट 10 साल से, वो है जनरलाइज सिमेट्रीज़ का. सो जनरलाइज सिमेट्रीज़ जो हैं उसमें हम सिमेट्रीज़ को जनरलाइज करते हैं इन द सेंस के सिमेट्रीज़ जो हैं या तो ज़रूरी नहीं है ग्रुप लाइक हो, ठीक है. अगर ग्रुप लाइक सिमेट्रीज़ ना हो उनको हम कहते हैं नॉन इन्वर्टेबल सिमेट्रीज़. और फिर और एक और तरह की जनरलाइजेशन भी है, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना मुश्किल है, जिनको हम कहते हैं हायर फॉर्म सिमेट्रीज़. ये जो सिमेट्रीज़ हैं ये ज़्यादातर रियलाइज़ होती हैं या फिर रियलाइज़ हो सकता है और जगह भी होती हों, लेकिन ये ज़्यादातर डिस्कवर होती हैं CFTs के अंदर. तो अगर आप जनरलाइज सिमेट्रीज़ को स्टडी करना चाहते हो इन CFTs, तो हाँ, आपको स्ट्रिंग थ्योरी में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है. तो या CFT itself is a good research topic. Okay. Can you suggest me some good books? On what? किस चीज़ के लिए गुड बुक्स? हायर मैथमेटिक्स लर्न करने की आसान तरीका कोई नहीं है इसका. वो क्या कहते हैं, वो रिचर्ड फाइनमैन का कोट है ना, देयर आर नो रॉयल रोड टू मैथमेटिक्स, रॉयल रोड्स टू मैथमेटिक्स. यानी कि ऐसा कोई तरीका नहीं है जो कि एक बादशाह के लिए बना और वो बड़ी आसान रोड हो. ऐसा नहीं होता. आई मीन द थिंग इज़ दैट कि एक ख़ास अमाउंट ऑफ वर्क आपको पुट करना पड़ेगा. अगर आप वो वर्क जल्दी पुट कर लो तो ओके, जल्दी सीख जाओगे, नहीं तो देर लगेगी. मैं एक तरीका बता सकता हूँ, वो ये है कि पढ़ो और प्रॉब्लम सॉल्व करो, दैट्स इट. और कोई इसका कोई सीक्रेट नहीं है हायर मैथमेटिक्स लर्न करने का. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है थियोरेटिकल डिटेक्टिव आरके का. हसन, डू यू प्रेफर विकिपीडिया फॉर रिसर्च लेवल फिजिक्स टॉपिक्स? Mostly no. If yes, then how reliable have you found Wikipedia when it comes to research level physics topics? So कभी कभी जो है वो Wikipedia जो है वो बेसिक चीज़ों के लिए अच्छा होता है, बेसिक चीज़ों के लिए. अगर आपको सिर्फ एक
क्वालिटेटिव आइडिया चाहिए किसी टॉपिक का जो कि आपको नहीं पता उसके बारे में, आप बहुत नए हो उस फील्ड में, या फिर आप बिल्कुल ही नूब हो उस फील्ड में, तो आपको अगर क्वालिटेटिव आइडिया चाहिए, क्वालिटेटिव आइडिया, तो आई थिंक इट शुड बी फाइन. कुछ द थिंग इज़ दैट कि जैसे जैसे आप रिसर्च में आगे जाते हो आपको खुद ही समझ आना शुरू हो जाता है कि अगर आप एक विकीपीडिया आर्टिकल पढ़ रहे हो तो इसका कितना पार्ट जो है वो रिलायबल है और कितना पार्ट रिलायबल नहीं है. तो या एन लैब जो है वो एक और इस तरह का रिसोर्स है, लेकिन एन लैब बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देता है चीज़ों को. इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड करता है वो. लेकिन वो ज़्यादा ऑथेंटिक है ऑफ कोर्स. उसमें जो रेफरेंसेस होते हैं दे आर मोर रेलिवेंट फॉर रिसर्च. विकीपीडिया जो है वो बहुत बेसिक चीज़ों के लिए आप यूज़ कर सकते हो, बट ऑफ कोर्स आप उसको साइट नहीं कर सकते मिसाल के तौर पर. सर कि फिजिक्स में रिसर्च के लिए मैथ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. वेल फिजिक्स एक बहुत बड़ी फील्ड है, सो आपको बेसिक मैथ्स तो आनी चाहिए ऑफ कोर्स, लेकिन मैथ स्ट्रॉन्ग होने का मतलब अगर आपका ये है कि आपको बहुत ज़्यादा कमांड है हायर मैथ्स के ऊपर, तो या वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो कुछ जगहों पे ज़रूरी है लेकिन हर जगह पे नहीं है. लेकिन बेसिक मैथ्स तो ऑफ कोर्स आपको आनी चाहिए. आई थिंक बेसिक मैथ्स तो आपको ऑलमोस्ट कुछ भी करने के लिए आनी चाहिए. फिज़िक्स के लिए जो है, अगर आप सपोज़ करो कि उसमें अगर आप जाते हो एक्सपेरिमेंटल फिज़िक्स में, तो वहाँ पे आपको ज़्यादातर कोडिंग आनी चाहिए और फार्मूलाज को इम्प्लीमेंट कैसे करना है कोड के अंदर वो आना चाहिए. लेकिन आपको बहुत एब्स्ट्रैक्ट मैथ्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर. एब्स्ट्रैक्ट मैथ्स पढ़ने की ज़रूरत आपको कुछ एरियाज़ में है थियोरेटिकल फिज़िक्स के अंदर. तो फिज़िक्स इटसेल्फ जो है वो बहुत बहुत बड़ी फील्ड है, और वहाँ पे सब फील्ड्स के लिए, सारी की सारी सब फील्ड्स के लिए मैं ये नहीं कह सकता फिज़िक्स की कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए मैथ्स में. ओके, सो थियोरेटिकल डिडक्टिव आर्क का क्वेश्चन है कि हसन, व्हाट्स द डिफरेंस व्हेन वी से मैक्सिमली सिमेट्रिक एंड मिनिमल सुपरसिमेट्री. मैक्सिमली सुपरसिमेट्रिक, ओके, सो मिनिमल सुपरसिमेट्री का मतलब एन इक्वल्स वन सुपरसिमेट्री. ठीक है, एन इक्वल्स वन सुपरसिमेट्री जो है वो मिनिमल सुपरसिमेट्री होती है. हम कहते हैं एन इक्वल्स वन सुपरसिमेट्री, एन इक्वल्स टू, एन इक्वल्स थ्री ज़्यादातर नहीं कहते क्योंकि वो एन इक्वल्स थ्री और एन इक्वल्स फोर ऑलमोस्ट सेम है. तो हम कहते हैं एन इक्वल्स वन सुपरसिमेट्री, एन इक्वल्स टू और एन इक्वल्स फोर. ये है फोर डायमेंशंस के अंदर. ठीक है, तो अगर आप ग्रेविटी की बात नहीं कर रहे, राइट, अगर आपकी थियरी में ग्रेविटी मौजूद नहीं है, तो एन इक्वल्स फोर इज़ द मैक्सिमल सुपरसिमेट्री. यू कैन नॉट हैव मोर देन एन इक्वल्स फोर सुपरसिमेट्री. ठीक है, अगर आप ग्रेविटी को ले आओ तो फिर एन इक्वल्स एट जो है वो मैक्सिमल है. ठीक है, तो मिनिमल का मतलब होता है एन इक्वल्स वन, मैक्सिमल का मतलब होता है एन इक्वल्स फोर या एन इक्वल्स एट, डिपेंड करता है कि आपकी थियरी में ग्रेविटी है या नहीं. ठीक है, क्योंकि अगर ग्रेविटी नहीं, अगर आपकी थियरी में ग्रेविटी नहीं है तो एन इक्वल्स फोर से ऊपर अगर आप जाओगे तो इट टर्न्स आउट के जो वो वाले पार्टिकल्स जो कि ग्रेविटी से रिलेटेड हैं, यानी कि ग्रेविटॉन्स या फिर ग्रेविटीनी जो है वो ग्रेविटॉन का सुपर पार्टनर होता है. ये पार्टिकल्स इनेविटेबली आएंगे आपके मिक्स के अंदर, आपके स्पेक्ट्रम के अंदर, पार्टिकल स्पेक्ट्रम के अंदर. लेकिन एन इक्वल्स फोर में आप अवॉइड कर सकते हो इनको. ठीक है, एन इक्वल्स एट जो है अगर आप वो लेकर आओ तो उसमें आप ग्रेविटी होती है, लेकिन अगर आप एन इक्वल्स एट से ऊपर जाओगे तो फिर मोर देन स्पिन टू के पार्टिकल्स आने शुरू हो जाएंगे. यानी कि ऐसे पार्टिकल्स आने शुरू हो जाएंगे जिनका स्पिन जो है वो मोर देन टू है, यानी कि 5/2 फॉर एग्जांपल. तो उन पार्टिकल्स के साथ प्रॉब्लम है, तो वो हमें नहीं चाहिए. तो इसलिए यू कैन ओनली हैव एन इक्वल्स एट. तो ये डिपेंड करता है इस पर कि डिफरेंट सुपर सिमेट्रीज जो हैं वो कौन कौन से पार्टिकल्स को अलाउ करती हैं. तो अगर कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि आपको नहीं चाहिए आपकी थियरी के अंदर, तो फिर आप उनको अगर कट आउट करना चाहते हो तो ये जो रिस्ट्रिक्शन है ये दरअसल सुपर सिमेट्री कितनी हो सकती है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग जाती है. ठीक है, तो आई होप कि मैंने आंसर कर दिया क्वेश्चन का. अगर नहीं समझ आया तो दोबारा पूछ लेना. सो निखिल नेगी का क्वेश्चन है कि व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन स्ट्रिंग थ्योरी बीइंग क्रिटिसाइज्ड बाय पीपल लाइक पेनरोज. इररेलेवेंट. आई मीन द पेनरोज बाय द वे में से कोई भी स्ट्रिंग थ्योरिस्ट नहीं है. इन्होंने सही तरह पढ़ी भी नहीं हुई स्ट्रिंग थ्योरी, टू बी ऑनेस्ट. आई मीन फाइनमैन ने तो नहीं पढ़ी हुई थी. पेनरोज आई डोंट थिंक इसने पढ़ी हुई है. आई थिंक उसके क्रिटिसिज्म से डेमोन्स्ट्रेट होता है कि उसने नहीं पढ़ी हुई.
आई थिंक ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे इससे है कि जो लोग हैं, जो ले ऑडियंस है, वो अपने फेवरेट यूट्यूबर्स से इंस्पायर्ड है. फॉर एग्जांपल सबीन से, या फिर एरिक वाइंस्टीन यूट्यूबर तो नहीं है, लेकिन ही ही अपीयर्स ऑन यूट्यूब चैनल्स. तो जस्ट बिकॉज वो कह रहे हैं तो वो मान लेते हैं. तो ये लोगों में ये ओवरऑल एक सेंस बनी हुई है कि स्ट्रिंग थ्योरी इस बुलशिट, आई मीन इट्स सूडो साइंस वगैरह वगैरह, हालांकि इनको कुछ भी नहीं पता स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में. तो ये ज़्यादा आई मीन, लेकिन ये बात पीछे वही जाती है बात कि जो लोग हैं वो, और ये इन जनरल मैं बात कर रहा हूँ, लोगों को कॉम्प्लेक्सिटी पसंद नहीं होती, लोगों को सिंपलिसिटी पसंद होती है. सिंपल आइडिया, सिंपल लैंग्वेज, सिंपल वर्ड्स. तो बहुत सिंपल है ये कहना कि स्ट्रिंग थ्योरी इज़ फेक, इट्स फेक साइंस. अगर आप इसकी नुआंस में जाओगे तो बहुत कम लोग हैं जो कि इंटरेस्टेड है वहाँ जाने में, राइट. तो इसलिए मैं सरप्राइज नहीं हूँ कि लोग जो हैं वो क्या कहते हैं इस तरह के ओपिनियंस रखते हैं, स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस. हालांकि स्ट्रिंग थ्योरी तो छोड़ो, उन्होंने कभी QFT भी नहीं की होगी. एनीवे, so Hassan, I'm 19 when I joined 5 years course next year, 4+1 research year, thesis year. Then when moved to graduate school for another 5 years, there is a possibility I'm getting successful as a physicist. I mean, it depends on how hard you work. I mean, I don't think मैं आपको बता सकता हूँ कि आपके क्या चांसेस हैं, क्योंकि मैं जानता भी नहीं सही तरीके से आपको. लेकिन इस पर डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम देते हो अपना फिज़िक्स को, और कितना हार्ड वर्क करते हो. और ऑफ कोर्स उसमें कुछ हद तक इस पे भी डिपेंड करता है ये कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी मिलती है जो कि क्या कहते हैं बाकियों को नहीं मिली. तो या वो चीज़ें मैटर करती हैं, लेकिन आई थिंक हार्ड वर्क के बगैर नहीं हो सकता ये. अविनाश चवन का क्वेश्चन है कि सर टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम टाइम इंडिपेंडेंट एंड टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन में डिफरेंस क्या है. तो डिफरेंस ये है कि जो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है वो ये बताती है कि जो वेव फंक्शन है वो इवॉल्व कैसे करेगा टाइम के साथ, ठीक है. जो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है वो ये बताती है कि अगर आपके पास क्या कहते हैं एक सिस्टम है, तो उस सिस्टम की जो एनर्जी आइगन वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं, यानी कि एनर्जी पॉसिबल एनर्जी वैल्यूज़ जो आ सकती हैं वो क्या हैं. और जो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है वो दरअसल टाइम डिपेंडेंट से ही आती है. उसमें सिर्फ एक अजम्पशन आपको डालनी पड़ती है, और वो ये है कि जो आपका जो वेव फंक्शन है या आपकी जो स्टेट है वो स्टेशनरी स्टेट है. स्टेशनरी स्टेट वो होती है जो कि एक एनर्जी आइगन वैल्यू एनर्जी आइगन स्टेट हो, ठीक है. एनर्जी आइगन स्टेट का मतलब है कि वो एनर्जी ऑपरेटर की आइगन स्टेट है. ये इसका मतलब ये है कि अगर आप एनर्जी ऑपरेटर अप्लाई करोगे उस स्टेट पे तो यू विल गेट सम नंबर मल्टीप्लाइड बाय दैट स्टेट, ठीक है. तो ये इसका मतलब है कि ये एनर्जी आइगन स्टेट है. तो ये डिफरेंस है बस. जो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है वो बताती है कि वेव फंक्शन इवॉल्व कैसे करेगा टाइम के साथ. टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन ये बताती है कि एनर्जी आइगन वैल्यूज़ क्या होंगी. दैट्स इट. ओके. सो गोट का क्वेश्चन है कि इज इन मोस्ट फिजिक्स पिस्ड ऑफ बाय AI स्नैचिंग. या आई नो, मैं हूँ. मैंने तो मैंने एक मीम बनाई थी ट्विटर के ऊपर. उस मीम के तकरीबन 400,000 व्यूज़ हो गए थे ट्विटर पे. वो काफ़ी वायरल हो गई थी ट्विटर पे. इनफैक्ट वो सिर्फ ट्विटर पे नहीं वायरल हुई, बल्कि वो आई थिंक और प्लेटफॉर्म्स पे भी गई है, वो लिंक्डइन पे भी गई. और वो जो लड़की थी उस मीम के अंदर उस तक वो मीम पहुंच गई थी, उसने भी वो रिपोस्ट किया हुआ था. तो या मैं भी बहुत ज़्यादा पिस्ड ऑफ हूँ. या बड़े फिजिसिस्ट हैं, कुमार गोट्स की पिस्ड ऑफ है. आई नो, was fuming even though he's a calm guy. Is Komarkovsky the best mind in his age? I don't know. I don't think so. I think Gabriel बहुत बड़ा नेम है, Matthias Gabriel. लेकिन I don't know कि इसका कोई आंसर है कि बेस्ट गाय कौन है. But he is a big name, Komarkovsky of course. You are 30? No, I'm not 30. I'm 28. क्या बात कर रहे हो यार, इतनी एज क्यों बढ़ा रहे हो मेरी. I'm not 30. Are you seeing any possibility of getting a professorship, or would you move away from academia? I don't know. I mean, depend करता है कि आगे आने वाले साल कैसे होते हैं. I don't know. So God का question है कि if there is some luck, I would be surrounded by Ashok Sen, Subrat Raju, ICTS. I mean, I'm playing to move. Okay, good. That's good. So Avinash Chavan का question है कि why wave function collapse in quantum mechanics. So ये unsolved problem है. So जो कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन है दैट सेज के मेजरमेंट कोलैप्सेस वेव फंक्शन, बट आई डोंट थिंक ये कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर है. वेव फंक्शन कोलैप्स क्यों होता है, इस पे डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस जो हैं वो डिफरेंट कहती हैं चीज़ें. जो एवरेट इंटरप्रिटेशन है मैनी वर्ड्स वो कहती है वेव फंक्शन कोलैप्स होता ही नहीं है, ठीक है. जो वो है
स्पॉन्टेनियस कोलैप्स थियरीज हैं, GRW फॉर एग्जांपल, वो ये कहती हैं कि वेव फंक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियसली कोलैप्स करता है, जिसका मतलब है कि यू डोंट नीड टू डू अ मेजरमेंट टू डू अ कोलैप्स, इट्स कोलैप्स स्पॉन्टेनियसली, ठीक है. वेल टू बी ऑनेस्ट टू सम एक्सटेंट ये, और जो इंटरप्रिटेशंस हैं वो और चीज़ें कहती हैं, लेकिन आई थिंक ये एक अनसॉल्व प्रॉब्लम है कि फॉर एग्जांपल पेनरोज जो है वो कहता है कि ग्रेविटी जो है वो वेव फंक्शन को कोलैप्स करती है. तो या डिफरेंट आप देख सकते हो कि डिफरेंट अप्रोचेस हैं इस क्वेश्चन के आंसर के ऊपर. ओके, तो थियोरेटिकल और डिडक्टिव आरके का क्वेश्चन है कि हसन हैव यू लुक्ड इनटू द कॉन्सेप्ट ऑफ एम्पलीट्यूड हेड्रोन. या वो नीमान कानी हामिद का जो कॉन्सेप्ट है ये 2013 में आया था आई थिंक. ये तो आई थिंक स्टार्ट में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा था, और टू बी ऑनेस्ट मैं अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ उसके बारे में, और आई थिंक ये आइडिया जो है वो अभी भी फुली डेवलप नहीं है. हालांकि नीमार कानी हामिद की बुक भी है इसके ऊपर, छोटी सी वाइट कलर की और 2 लोगों के साथ, लेकिन आई थिंक ये आइडिया फुली डेवलप नहीं है अभी तक, तो ये ऑन गोइंग रिसर्च प्रोजेक्ट है. सो ये आई एम नॉट श्योर कि ये आइडिया काम करेगा या नहीं करेगा. सो गोट का क्वेश्चन है कि हसन डू यू थिंक एंट्रोपी वाज लो यूनिवर्स सिंस पास्ट हाइपोथेसिस, एनी आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट इट? आई डोंट नो ऑफ एनी आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट दिस. एक मिनट रुको. सो आई डोंट नो एनी आर्ग्यूमेंट जो कि पास्ट हाइपोथेसिस के अगेंस्ट. आई थिंक कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं वैसे, या बट आई थिंक वो इतने को स्ट्रॉन्ग नहीं है. बट या आई थिंक कि अभी लगता तो यही है कि यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो लो है इन द पास्ट. उस पर डिपेंड भी करता है कि अगर आप डिफरेंट सिनेरियोज देखो. फॉर एग्जांपल एक सिनेरियो ये है कि 2 ब्रेन्स जो हैं वो कोलाइड किए थे, राइट, और उनकी कोलिजन से ये बिग बैंग है वो हुआ है. तो अब इस सिनेरियो के अंदर एंट्रोपी लो कैसे है, दैट आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये कैसे लो है. बट या मुझे इसके बारे में पक्का नहीं पता कि क्या कहते हैं कि लो एंट्रोपी. आई थिंक लोगों को भी नहीं पता, ये एक हाइपोथेसिस है सिर्फ. तो आई डोंट नो कि इसके अगेंस्ट कोई बहुत स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है, लेकिन आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि अगर इसके अगेंस्ट कोई आर्ग्यूमेंट आ जाए. द थिंग इज़ दैट कि अगर ये हाइपोथेसिस अब ना लो तो इट्स वेरी हार्ड टू मेक सेंस ऑफ द एरो ऑफ टाइम. लोग इस पे काम कर रहे हैं, ये भी बाय द वे एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, एरो ऑफ टाइम की सेंस बनाना. लेकिन जो पास्ट हाइपोथेसिस है उसके बगैर कैसे बनाए सेंस, आई डोंट नो. ओके, सो व्हाट इट मीन्स दैट एट अ हाई एनर्जी, एक मिनट रुको. ओके, what it means that at high energy symmetry breaking what happened recently, Sohar made a post on it as shocking. ओके, मुझे नहीं पता आप किस पोस्ट की बात कर रहे हो, बट ये बिल्कुल सही है कि हाई एनर्जी पे सिमेट्री ब्रेकिंग नहीं होती. आई मीन आप कौन सी सिमेट्री की बात कर रहे हो इस पर भी डिपेंड करता है. तो फॉर एग्जांपल अगर आप उसकी बात करो इलेक्ट्रोवीक सिमेट्री की, ठीक है. सो इलेक्ट्रोवीक जो है उसका जो गेज ग्रुप है दैट्स SU2 क्रॉस U1, ठीक है. अब SU2 क्रॉस U1 जो है ये ब्रेक हो जाता है टू U1, ठीक है. बट ये कब ब्रेक होता है टू U1? ये तब ब्रेक होता है जब आपके पास जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रोवीक स्केल की एनर्जी है. और इलेक्ट्रोवीक स्केल जो है इट्स ऑलमोस्ट 100 GeVs. आई मीन टू बी ऑनेस्ट इट्स लाइक 91 GeVs और 100 GeVs समथिंग लाइक दैट. लेकिन अगर आपके पास बहुत हाई एनर्जी है, फॉर एग्जांपल 1 TeV, ठीक है, तो वहाँ पे ये सिमेट्री ब्रेक नहीं होती, और जो फुल गेज ग्रुप है वो आपको रियलाइज़ होता है वहाँ पे. तो इस सेंस में जो है वो सिमेट्री ब्रेकिंग जो है वो होती है क्या कहते हैं हाई एनर्जी पे. वो इसलिए होती है बिकॉज एक ख़ास स्केल होता है जो कि जिसको हिग्स स्केल कहते हैं फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोवीक थियरी के अंदर, और वो स्केल जो है वो बाय द वे ये डिटरमिन करता है कि किस स्केल पर एनर्जी ब्रेक होगी, ठीक है. अभी देख सकते हो कि जब सिमेट्री ब्रेक होगी तो ये होगा कि देखो सॉरी अगर आप बहुत हाई एनर्जीज पे हो तो फिर ये होगा कि जितने भी पार्टिकल्स हैं आपकी थियरी में उनका मास बहुत कम हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू द एनर्जी दैट दे हैव. तो काइंड ऑफ आप भी देख सकते हो कि ये सारे के सारे पार्टिकल्स जो हैं ये मैसलेस हो जाएंगे. मैसलेस एग्जैक्टली नहीं होंगे लेकिन इफेक्टिवली, क्योंकि उनका मास बहुत छोटा है एज़ कम्पेयर टू द एनर्जी दैट दे हैव. तो हाई एनर्जी स्पेस ये सिमेट्री जो है वो आप देख सकते हो कि एसिम्प्टोटिकली
ये सिमेट्री जो है वो ब्रेक कह रहा हूँ, ये सिमेट्री जो है वो रियलाइज़ होगी कि डिफरेंट पार्टिकल्स जो हैं दे डोंट हैव एनी मास, और जो हिग्स मैकेनिज्म है वो मास देता है पार्टिकल्स को। इसका मतलब ये है वो जो मास दिया हुआ है पार्टिकल्स को दैट्स काइंड ऑफ इनइफेक्टिव। तो वो जो सिमेट्री ब्रेकिंग की वजह से मास मिला हुआ था वो एक तरह से गायब हो जाता है, एक तरह से इस सेंस में कि एनर्जी जो कि बहुत ज़्यादा है तो पार्टिकल्स का मास जो है दैट्स मच लेस देन देयर मच लेस देन देयर एनर्जी, तो दैट्स वाई दैट मास बिकम्स काइंड ऑफ इनइफेक्टिव। तो इस सेंस में आप इंटुइटिवली देख सकते हो इसको कि व्हाट डू आई मीन व्हेन आई से कि सिमेट्री जो है वो ब्रेक नहीं हुई हाई एनर्जी के ऊपर। एनीवे Dude, can you say something about Edward Witten? क्या कहूँ? Ed Witten की by the way Edward की spelling ये नहीं है, लेकिन I don't know कि मैं क्या कहूँ. I mean, I'm a huge fan of him. Hassan, are you planning to get married? Did he fight with Coleman and not giving him period so he can get married? Are you planning? No, इस तरह की questions नहीं पूछो please, ये मेरी personal questions है. Bro, which is the best high energy group? I mean string group. I don't know, think इसका कोई answer है. आई डोंट थिंक इसका कोई आंसर है कि बेस्ट हाई एनर्जी ग्रुप कौन सा है. आई मीन डिफरेंट चीज़ों पे काम करने के लिए डिफरेंट ग्रुप्स अच्छे हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप कॉस्मोलॉजी पे काम करना चाहते हो तो आई थिंक एम्स्टर्डम का ग्रुप काफ़ी अच्छा है. वहाँ पे डैनियल बाउमन है, वहाँ पे एरिक वर्लिंद है, और आई थिंक कुछ और लोग भी हैं जिनका मैं नाम शायद भूल रहा हूँ. अगर आपको स्वाम्पलैंड के ऊपर काम करना है तो आई थिंक हार्वर्ड का ग्रुप काफ़ी अच्छा है. वहाँ पे वाफा है, वहाँ पे आयरीन वेनेजुएला है. स्ट्रॉमिंजर आई थिंक काम नहीं करता वैसे इस पे इतना ज़्यादा. तो आई डोंट नो इसका कोई आंसर है एक, लेकिन अच्छे ग्रुप्स अगर आपको हो के कौन से हैं तो आई थिंक इस तरह के हैं. हार्वर्ड का अच्छा ग्रुप है, फिर एम्स्टर्डम का अच्छा ग्रुप है, फिर आई थिंक वो त्रियस्ते में जो ग्रुप है वो अच्छा है, लेकिन आई थिंक वहाँ पे लोग चेंज होते रहते हैं कुछ हद तक. एक वक्त था कि वाइनबर्ग ग्रुप बहुत अच्छा था. आई थिंक शायद अभी भी अच्छा हो, आई एम नॉट श्योर, बट वाइनबर्ग ग्रुप वाज द गोट एट अ टाइम. फिर उसके अलावा यूरोप में कुछ ग्रुप्स हैं जिनका मुझे सही तरह से पता नहीं है. आई थिंक के ल्यूविन में एक ग्रुप है, थॉमस पेन रीड का ग्रुप जो है वो अच्छा है, लेकिन आई थिंक उसमें कुछ ही लोग, थोड़े से लोग हैं उसके अंदर. आई थिंक ये कुछ ग्रुप्स हैं जिनका मुझे पता है. आई थिंक प्रिंसटन में ग्रुप ऑफ कोर्स बहुत अच्छा है, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के अंदर. Anyway, who was the one you mentioned? Gabriel Matthias. Please type that physicist name. So Matthias Gabriel जो है, I think he is a physicist in ETH Zurich. मैंने लिख दिया नेम उसका. तो आई थिंक उन्होंने काफ़ी काम किया हुआ है CFTs के ऊपर इन द पास्ट. और उनके एक स्टूडेंट हैं, उनका नाम है, क्या नाम है उसका, लॉरेंस एबरहार्ट. सो उन्होंने वो CFTs के ऊपर काम कुछ हद तक किया हुआ है उन्होंने, लेकिन वो काम करते हैं ADS3 CFT2 कॉरेस्पॉन्डेंस के ऊपर. तो इस सेंस में उन्होंने भी काम किया हुआ है CFTs के ऊपर. ओके, इन योर लाइव Q&A of 2/4/2023 you mention it this ADS CFT were discovered in the context of string theory. Can you explain more about this statement? Because अगर आप ओरिजिनल पेपर देखो माल्टा सेना का, क्या कहते हैं, जो 1998 में या 9 में आया था, तो उसमें आप देखो तो उसमें किस तरह की लैंग्वेज यूज़ की हुई है. आप ये देखो, उसमें उस पेपर का टाइटल देख लो सिर्फ, उस टाइटल में सुपर ग्रेविटी है एट लार्ज, एंड सुपर ग्रेविटी जो है वो स्ट्रिंग थ्योरी के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होती है. फिर उसके बाद अगर आप देखोगे जो कॉरेस्पॉन्डेंस आप डेवलप करते हो ADS और CFT के, ADS स्पेस और CFT के बीच में, उसमें जो ADS स्पेस है उसके अंदर डी ब्रेन्स यूज़ हो रहे होते हैं, विच मीन स्ट्रिंग थ्योरी. तो स्ट्रिंग थ्योरी को यूज़ करके ही ADS CFT डिस्कवर हुई थी, राइट. हाँ, वो बात की बात है कि बाद में लोगों ने इसको फिर आई थिंक जनरलाइज कर दिया क्वांटम ग्रेविटी पे, लेकिन जो डिस्कवर हुई थी ADS CFT दैट वाज डिस्कवर्ड इन यूजिंग स्ट्रिंग थ्योरी, राइट. और आई थिंक अभी भी क्वांटम, मेरा ओपिनियन यही है कि जो क्वांटम ग्रेविटी है, जो कंसिस्टेंट क्वांटम ग्रेविटी है, दैट स्ट्रिंग थ्योरी. तो ये अभी भी काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि स्ट्रिंग थ्योरी इज क्वांटम ग्रेविटी, देयरफॉर ADS CFT मेक्स सेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्ट्रिंग थ्योरी, राइट. Okay, bro, what was the problem with DeWitt had a problem with Felix block? I don't know कौन सी प्रॉब्लम है. आसान,
योर फेवरेट इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स? आई थिंक एवरेट इंटरप्रिटेशन मेरी फेवरेट है, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं दैट आई नो ऑफ. मीन फॉर एग्जांपल जो बॉर्न रूल है, वो कहते हैं कि उसकी सेंस बन सकती है, लेकिन आई थिंक मैं अभी तक सेटिस्फाई नहीं हुआ उससे. तो आई थिंक मुझे ज़्यादा पढ़ने की भी ज़रूरत है उसके बारे में, क्योंकि इसमें डिसीजन थ्योरी यूज़ होती है जिस तरीके से, वो मैंने अभी तक नहीं पढ़ी भी. आई मीन फॉर एग्जांपल डेविड वॉलिस का ये कहना है कि यू डोंट नीड टू मेक सेंस ऑफ बॉर्न रूल इन मैनी वर्ड्स. वो स्टेटमेंट भी मुझे सही तरह समझ नहीं आती, टू बी ऑनेस्ट. ओके. So will you be continuing your CFT playlist or is it completed from your side? No, complete तो नहीं हुई, कहीं से भी complete नहीं हुई. मैंने continue करनी है, लेकिन चूँकि ये मेरी PhD का possibly last या फिर second last year है, तो I think मैं काफ़ी busy हूँ, इसलिए मैं continue नहीं कर पा रहा उसको. But I will continue it, of course. Okay. Bro, isn't Harvard string theory a bad one if compared to MIT? I have Netta, Engelhard, Harlow. Yeah, I mean, it's not bad, first of all. उनकी डिफरेंट वो हैं एरियाज ऑफ रिसर्च हैं. आई मीन बैड नहीं है वो कहीं से. वहाँ पे दो तीन लोग हैं जो कि काफ़ी बड़े हैं. वाफा है वहाँ पे, और स्ट्रोमिंजर हैं, शी जिन है, जो कि काफ़ी बड़े बड़े नेम्स हैं. तो बैड तो नहीं मैं कहूँगा कहीं से. आई थिंक ही जो कई चीज़ों में जो है वो हार्वर्ड का ग्रुप जो है वो लीडिंग ग्रुप है, ख़ासतौर पे स्वैम्पलैंड के अंदर. ओके. So Lagrangian description of M theory isn't available, but in n equals 4 duality superangles is the problem solved? I mean, मुझे समझ नहीं आया क्वेश्चन क्या है. Lagrangian description of M theory is not available. That's kind of true, because हमें M theory की समझ नहीं है इसी तरीके से अभी, तो Lagrangian description कहाँ से होगी उसकी. But in n equals 4 duality superangles is the problem solved? Which problem? सो अगर आप n equals 4 सुपर एंगल्स की बात कर रहे हो, तो हाँ उसका लेग्रांजियन तो है हमारे पास. अगर आप लेग्रांजियन की प्रॉब्लम की बात कर रहे हो, तो हाँ n equals 4 सुपर एंगल्स का लेग्रांजियन है हमारे पास. निखिल नेगी का क्वेश्चन है कि डू आई हैव अ गुड चांस ऑफ गेटिंग अ PhD इन यूरोप in some field related to high energy physics but not related to my project CFT. I don't have any research experience other than my MSc project. हो सकता है, because आपका अगर CFT में क्या कहते हैं वो है, CFT में अगर आपका बैकग्राउंड है, तो ये आई थिंक उससे क्या कहते हैं चांस बनते हैं कि आप हाई एनर्जी फिज़िक्स में जा सकते हो. बट कोई ऐसी फील्ड ना लेना हाई एनर्जी फिज़िक्स में जो कि बहुत ज़्यादा रिमोट हो आपकी फील्ड से, फिर आई थिंक चांसेस कम हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप QCD शुरू कर दो, आई थिंक वो उसके लिए आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड चाहिए होगा. लेकिन हाँ, उसके लिए बैकग्राउंड चाहिए होगा आपको थोड़ा सा. ओके. गोट का क्वेश्चन है कि bro, can we say brain cosmology is actual cosmology from string theory? Can brains exist without string theory? So brains क्या हैं at the end of the day? Brains जो है वो membranes हैं, ठीक है, वो stretched membranes होती हैं. तो I mean you can have membranes without string theory, but brains are more than that. Brains जो हैं वो membranes हैं with these charges called the RR charges, ठीक है. RR चार्जेस, रमॉन चार्जेस कहते हैं उनको RR चार्जेस भी कहते हैं. तो RR चार्जेस जो हैं वो स्ट्रिंग थ्योरी से आते हैं. तो या इन दैट सेंस, और एक और चीज़ जो ब्रेन्स की वो होती हैं, एक्साइटेशंस होती हैं, उनको लिखते हैं हम इन टर्म्स ऑफ ओपन स्ट्रिंग्स. तो या ब्रेन्स की एक्साइटेशंस को लिखना भी मुश्किल हो जाएगा विदाउट ओपन स्ट्रिंग्स. सो जिस तरह से ब्रेन स्ट्रिंग थ्योरी में है, वो ब्रेन्स ज़रा मुश्किल हो जाएंगे विदाउट स्ट्रिंग थ्योरी. यानी कि यू कैन नॉट हैव दोज ब्रेन्स विदाउट स्ट्रिंग थ्योरी, ऑफ कोर्स. Okay. So, bro, Scott Aronson was saying with quantum computing we can understand quantum mechanics even with the simple math while eliminating डिफरेंशियल इक्वेशंस. या आई थिंक ये बात सही है. और स्कॉट एरनसन ने एक्चुअली एक पूरा कोर्स डेवलप किया हुआ है क्वांटम मैकेनिक्स का, जो कि उन लोगों के लिए है जो कि क्वांटम कंप्यूटिंग पढ़ना चाहते हैं बट उनको क्वांटम मैकेनिक्स नहीं आती. बट द थिंग इज़ दैट ये सिर्फ आप कुछ चीज़ों के लिए कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि आप सारी की सारी क्वांटम मैकेनिक्स को डिस्क्रीट मैथ्स में लिख सकते हो, ऐसा नहीं हो सकता. आप हाइड्रोजन एटम के जो एनर्जी लेवल्स हैं वो कैलकुलेट करके बताओ मुझे, विद डिस्क्रीट मैथ्स नहीं कर सकते आप. जो रेलिवेंट चीज़ें हैं क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए, कई सारी चीज़ें हैं, वो आप हाँ लिख सकते हो डिस्क्रीट मैथ्स में. दैट्स ट्रू.
I have also seen Shijin. What's his work and his H index is so low. But what's his work? H index को फारिग करो, H index से कुछ नहीं होता. इस तरह की चीज़ों पे जाओगे ना, हालांकि वो अलग बात है कि एकेडमिया में सैडली इन चीज़ों को बहुत अहमियत दी जाती है, लेकिन ये चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल भी मैट्रिक अच्छा मैट्रिक नहीं है नापने के लिए किसी की प्रोडक्टिविटी. सो शीजिन जो है उसका काम जो मुझे पता है एक वो उसके ऊपर था यार, या मैं भूल रहा हूँ उसका काम किसके पे था. आई थिंक सॉफ्ट थ्योरम्स पे भी उसका काम है, लेकिन रिसेंटली उसका एक काम आया था जिसमें उन्होंने बाउंड्री कंडीशंस जो हैं कन्फॉर्मल फील्ड थ्योरी के अंदर वो डिराइव करने की कोशिश की थी यूजिंग स्ट्रिंग फील्ड थ्योरी. मुझे ये दो काम पता है उनके, लेकिन शीजिन जो है ही इज़ अ प्रोडिजी, ही इज़ वेरी स्मार्ट. ही इज़ सो स्मार्ट कि ही नेवर हैड टू लीव हार्वर्ड. आई मीन वहाँ से अंडरग्रेड भी है उनका, फिर उसके बाद पीएचडी भी वहाँ से है, और पीएचडी के बाद उनको पोजीशन भी मिल गई वहाँ पे. ही नेवर हैड टू लीव हार्वर्ड. सो एंड्रयू स्ट्रॉमेजर के स्टूडेंट है. सो या शीजिन इज स्मार्ट, दैट्स ट्रू. बट मुझे इनके सिर्फ ये दो काम पता है जो मैंने बोले हैं. द बॉटल इज ओपन एंड द यूनिवर्स and a universe where it's not open. मुझे समझ नहीं है क्या क्वेश्चन है ये. According to Manuel's interpretation. Oh, okay. The bottle is opened in a universe where it's not open. Yeah, I think ये थोड़ी सी मिसकंसेप्शन है Manuel's के बारे में कि कुछ भी आप अगर करना चाहो तो वो हो जाएगा किसी एक यूनिवर्स के अंदर. ऐसा नहीं होता. अगर एक चीज़ है जो कि एनर्जी आइगन वैल्यूज़ के अंदर या फिर जो भी आप मेजर कर रहे हो उसके स्पेक्ट्रम के अंदर वो पर्टिकुलर आइगन वैल्यू है ही नहीं, तो वो किसी भी वर्ल्ड के अंदर नहीं होगी. सो अब आई डोंट नो कि बॉटल ओपन आई थिंक बॉटल ओपन वाला काम हो सकता है प्रॉबली, लेकिन ये ऐसा नहीं कि कुछ भी हो जाएगा. ओके, सो मुर्तज़ा हसन सगीद रिजवी का क्वेश्चन है कि हाउ कैन आई गेट इनटू ICDP? I'm a sophomore in space science, tending towards an astrophysics specialization in my final year. I have good knowledge but a low GPA, ignoring GRE now. I don't know, आप इंडिया से हो? अगर आप इंडिया से हो तो फिर आई थिंक मैं कहूँगा कि आप सीसा में PhD के लिए अप्लाई करो और फिर आप ICDP में भी काम कर सकते हो. आप क्या कहते हैं ICDP के फैकल्टी के साथ काम कर सकते हो. जो ICDP का डिप्लोमा प्रोग्राम है उसमें आप नहीं जा सकते इन हाई एनर्जी फिजिक्स, because India is considered a developed country when it comes to theoretical physics. ठीक है, तो डेवलप्ड कंट्री से वो लोग नहीं लेते डिप्लोमा प्रोग्राम के लिए, वो डेवलपिंग कंट्री से लेते हैं. सो फॉर एग्जांपल पाकिस्तान इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, इट्स नॉट अ डेवलप्ड कंट्री व्हेन इट कम्स टू थियोरेटिकल फिजिक्स. तो या अगर आप इंडिया से हो तो आई थिंक मैं कहूँगा कि आप सीसा में जाओ और सीसा में होते हुए आप काम कर सकते हो ICDP के लोगों के साथ. ओके, ओ यूर पाकिस्तान फ्रॉम पाकिस्तान, ओके, फिर आप अप्लाई करो. आपको यूनिवर्सिटी की वो चाहिए होगी क्या कहते हैं डिग्री, वो बाद में मांगेंगे आपसे वो, लेकिन वो सिलेक्ट होने के बाद मांगेंगे. पहले वो आपसे मांगेंगे जो ट्रांसक्रिप्ट है यूनिवर्सिटी की वो, और उसके अलावा आई थिंक दैट्स इट. वो रेफरेंस लेटर्स भी मांगेंगे बट आई थिंक वो इतना काउंट नहीं करते, बट वो मांगेंगे रेफरेंस लेटर्स. ओके, so bro, can you explain time reversal symmetry? How can I predict this? I can predict x0 to x10 but also x10, so Virat told me that's it. Yeah, I think that's it. और तो कुछ भी नहीं है. So time reversal symmetry ये है कि आपकी equations of motion जो है वो change नहीं होनी चाहिए if t goes to minus t. So अगर आप ये equation देखो जो आपने लिखी है कि second derivative of position equals force. By the way, इसमें ये equation सही नहीं है, इसमें mass भी आएगा साइड पे, लेकिन that's fine. तो आप देखो कि चूँकि ये सेकंड डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, तो इसलिए अगर आप t को माइनस टी करोगे, ठीक है, तो द इक्वेशन डजंट चेंज, राइट. तो ये दरअसल एसेंस है टाइम रिवर्सल सिमेट्री का. सपोज करो अगर आपके पास सिंगल डेरिवेटिव होता, ठीक है, फिर चेंज हो जाती है इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि व्हेन t गोज टू माइनस टी तो यू विल हैव अ माइनस साइन एट द स्टार्ट ऑफ द डेरिवेटिव. बट चूँकि ये सेकंड डेरिवेटिव है तो नहीं चेंज हो रहा है ये, ठीक है, तो इसलिए चेंज नहीं हो रहा. ओके, सलाम वाज आल्सो फ्रॉम पाकिस्तान. डोंट, हाँ हमने देखा ना पर सलाम के साथ क्या हुआ. वी नीड टू वरी एक्चुअली, बट एनीवे. ओके, सो लेट्स सी के कितने क्वेश्चंस आते हैं. वैसे 15 मिनट्स रह गए हैं हमारे पास, अगर क्वेश्चंस ना आए तो फिर हम जल्दी भी ख़त्म कर सकते हैं. लेट्स सी.
ओके, व्हाट इज द जस्टिफिकेशन ऑफ एड्स? कौन से एड्स की बात कर रहे हो, एडीएस की बात कर रहे हो? अगर एडीएस की बात कर रहे हो तो ए और एस कैपिटल लिखा होगा, वरना समझ नहीं आती। एडीएस की जस्टिफिकेशन ये है कि हमें ये पता है बहुत पहले से कि स्ट्रिंग थ्योरी जो है उसमें डिस्क्रीट स्पेस टाइम को अचीव करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, ये एक फेमस प्रॉब्लम है स्ट्रिंग थ्योरी के साथ। तो चूँकि एडीएस स्पेस टाइम अचीव हो सकता है, तो लोग ज़्यादातर वो स्टडी करते हैं और देखते हैं कि किसी तरीके से क्या हम डिस्क्रीट हासिल कर सकते हैं यूजिंग एडीएस। इसके ऊपर क्या कहते हैं, कुछ वो भी आई हैं, क्या कहना चाहिए मुझे, अटैम्प्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल KKLT एक बड़ी मशहूर अटैम्प्ट है कि वो एडीएस स्पेस टाइम से डिस्क्रीट स्पेस टाइम जो है वो अचीव करने की कोशिश करती है। सो एडीएस स्पेस टाइम को स्टडी करना आसान है, और बिकॉज ऑफ एडीएस CFT कॉरेस्पॉन्डेंस ये काफ़ी नॉन ट्रिवियल कनेक्शंस देता है आपको बिटवीन ग्रेविटी एंड नॉन ग्रेविटेशनल थियरीज। तो ये इसलिए लोग इसको बहुत स्टडी करते हैं। Hassan, but whether the bottle is, एक मिनट Hassan, but whether the bottle is open or closed depends on the result of experiment, and the experiment is observing the eigenstates of the system. Yeah, experiment at the end of the day सिर्फ eigenstates of your system में से एक चुनता है। I mean, अभी अब डिपेंड करता है कि आप किसी इंटरप्रिटेशन के अंदर हो। अगर आप कोपेनहेगन में हो तो वो कहेगा बस एक ही वो चुनता है एंड दैट्स इट। बट अगर आप मैनी वर्ल्ड्स में हो तो वो कहेगा हर डिफरेंट वर्ल्ड में एक डिफरेंट आइगन वैल्यू चुनता है। बट एट द एंड ऑफ द डे हो यही रहा है कि आपकी आइगन वैल्यूज़ जो हैं उस ऑपरेटर की जो कि आप मेजर कर रहे हो, उसमें से एक आइगन वैल्यू जो है वो रियलाइज़ होती है आपकी वर्ल्ड के अंदर। तो यही हो करता है मेजरमेंट यही करती है सिर्फ। So, do you know there's some CFT group in India or abroad who are particularly interested in CFT, not string theory? I don't know actually. I think हो सकता है कि ICTS में हो या फिर HRI में हो, TIFR में हो, I don't know. But CFTs पे ICTS के अंदर एक ICTS में है ना, ICTS में एक बंदा होता है, मुझे नाम सही तरह, आई थिंक उनका नाम अभिजीत गार्डे नाम है उनका। हो सकता है मैं उनका लास्ट नेम प्रोनाउंस सही तरह नहीं कर रहा। अभिजीत गार्डे नाम है उनका। मुझे इतना पता है कि ही हैज़ वर्कड ऑन सुपर कन्फॉर्मल थियरीज, बट मैं ये नहीं कह सकता कि ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन स्ट्रिंग थ्योरी, बिकॉज सुपर कन्फॉर्मल थियरीज जो है उनका डायरेक्ट रिलेशन है स्ट्रिंग थ्योरी के साथ। सो आई डोंट नो, आई थिंक आप उनसे पूछ सकते हो कि अगर उनको पता होगा ऐसे लोग जो इंडिया में हो जो कि CFTs में काम कर रहे हों प्राइमरीली, बट आई एम नॉट श्योर। So neutrinos coming from space exist in different positions with respect to the reference frame, but what's reality is T? नहीं समझ आई मुझे क्वेश्चन की। What is Coleman Mermin? एक मिनट, आई थिंक ये कोलमैन मर्मिन आप उसी की बात कर रहे हो ना कि 2 dimensions के अंदर। एक मिनट, वही वाली बात कर रहे हो? लेट्स सी। यही है, ठीक है। हाँ, तो कोलमैन मर्मिन थ्योरम ये है कि यू कैन नॉट ब्रेक द सिमेट्री इन 2 dimensions या फिर उससे कम dimensions। और ये थोड़ी सी क्या कहते हैं और नुआंस्ड है, लेकिन इसका जो एसेंस है वो ये है कि जिस तरह हिग्स मैकेनिज्म है ना, वो क्या करता है कि यू ब्रेक अ सिमेट्री स्पॉन्टेनियसली, बट ये हो सकता है 4 dimensions के अंदर जिन dimensions में हम रहते हैं, ठीक है। लेकिन इफ़ यू हैव 2 dimensions then you cannot break a symmetry, something like जिस तरह हम हिग्स मैकेनिज्म में करते हैं, you cannot break a symmetry in 2 dimensions or spontaneously of course। तो ये कोलमैन मर्मिन थ्योरम है। Okay, so is it really there or not? A metaphor, is the moon really there? Yeah, I think वो ये philosophical question है काफ़ी हद तक। I don't even know किसका आंसर क्या है। आई थिंक आई डोंट थिंक किसी के पास भी सही आंसर है इसका। वो आइंस्टाइन कहता था कि आई थिंक दिस इज अब्सर्ड, बट आई थिंक उसकी इंट्यूशन थी पीछे इसके। बट आई डोंट नो इसका कोई एक आंसर है या नहीं। आई थिंक अगर आप डिकोहेरेंस को बीच में लाओ, डिकोहेरेंस जो है वो ये कहती है कि जब आप मेजरमेंट करते हो उसके बाद सिस्टम जो है वो इंटेंगल कर जाता है अपने एनवायरनमेंट के साथ बहुत छोटे टाइम के अंदर। तो या इन दैट सेंस आप कह सकते हो कि हाँ, मून जो है, द मून इज़ रियली देयर। But उसके अलावा I don't know how to answer this question. I think this is a philosophical question. Okay, theoretical detective arc का question है कि Hassan, in your talk given at Eurostrings you got a
क्वेश्चन एट द एंड, और वो क्वेश्चन बहुत बुरा था वो क्वेश्चन उसको सही तरह से समझ भी नहीं आई थी कि मैं क्या कह रहा हूँ। वो क्वेश्चन ये था कि मैंने सीक्वेंसेस की बात की थी, लेकिन मैं सीक्वेंसेस को यूज़ कर रहा था टू गेट एन इरेशनल रेडियस, ठीक है, जो रेडियस जो है वो एक नंबर है। उसको लगा था कि मैं सीक्वेंसेस को यूज़ कर रहा हूँ टू अप्रॉक्सीमेट द नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, जो कि सही नहीं है ऑफ कोर्स, वो हो ही नहीं सकता। नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट कैसे हो सकता है? नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट जो है वो एक कांस्टेंट भी नहीं है, बाय द वे, इट्स अ पैरामीटर दैट डिपेंड्स ऑन दिस एंगल थीटा। बट वो उसको गलती लगी थी, उसका क्वेश्चन जो है वो इस गलत प्रेमिस के ऊपर बिल्ट था, तो वो क्वेश्चन को इतना ख़ास नहीं था, टू बी ऑनेस्ट। ओके, but how did you get into Punjab University from Pakistan? It's not that hard. पंजाब यूनिवर्सिटी कोई बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। आई मीन टू बी ऑनेस्ट, मुझे लगा था कि मुझे और जगहों पे जाना चाहिए, लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी में मैं चला गया था। आई मीन ओके, कोई टू बी ऑनेस्ट इसमें कोई सीक्रेट नहीं है, मैं सिर्फ अप्लाई किया और नाम आ गया, दैट्स इट। और तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर, और इतना मुश्किल नहीं है पंजाब यूनिवर्सिटी में जाना पाकिस्तान में। इनफैक्ट मुझे याद है कि मैंने एमफिल भी किया है पंजाब यूनिवर्सिटी से, एक यानी कि जिसको मास्टर्स कहते हैं बाहर की दुनिया में। तो उसका एक एंट्री टेस्ट होता है, ठीक है, उसमें सारे पंजाब से लोग आते हैं। आई डोंट नो मैंने इसकी बात की है कभी चैनल पे या लाइव स्ट्रीम्स के अंदर। तो उसमें सारे पाकिस्तान का जितना पंजाब है वहाँ से सारे लोग आते हैं वो टेस्ट देने के लिए। तो मैंने उस टेस्ट में टॉप किया था, और वो इतना मुश्किल नहीं था, टू बी ऑनेस्ट। मुझे लगा था कि पता नहीं कितना मुश्किल होगा, इतना आसान था वो। मेरे जो मार्क्स थे वो आई थिंक 92 थे आउट ऑफ 100, और जो सेकंड नंबर पे मार्क्स थे वो 76 थे। इतना बड़ा गैप, आई डोंट नो क्यों है, आई थिंक दैट्स सैड कि इतना बड़ा गैप है। आई मीन द फैक्ट के मुझे निकाल दो तो इसके अलावा लोग जो है वो 80 भी नहीं टाप पा रहे उस टेस्ट के अंदर। आई थिंक दैट्स सैड कि ऐसा हो रहा है, बट एनीवे। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि इतना मुश्किल नहीं है पंजाब यूनिवर्सिटी में जाना पाकिस्तान में। ओके, हाउ नॉन लोकेलिटी दिस डिजास्टर टू फिजिक्स इज कॉजैलिटी इज हाईलाइटेड एंड हाउ ओरिजिन कॉज ऑफ यूनिवर्स। आई मीन क्या क्वेश्चन है ये? सो नॉन लोकेलिटी जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स में इस सेंस में है कि यू हैव इंटेंगलमेंट, ठीक है। फिर इसके ऊपर आई थिंक जो रीसेंट काम है माल्डसेना और सस्किन का, जहाँ पे दे कंजेक्चर के जो इंटेंगल पार्टिकल्स हैं दे आर कनेक्टेड बाय वर्म होल्स। तो अगर तो वो कंजेक्चर ठीक है तो फिर आई थिंक ये एक्चुअल नॉन लोकेलिटी नहीं है फिर, राइट, बिकॉज यू हैव अ वर्म होल इन बिटवीन। और उस सेंस में फिर कॉजैलिटी भी आई थिंक काइंड ऑफ ब्रेक नहीं होती। नॉन लोकेलिटी डिज़ास्टर हो सकता है फिज़िक्स के लिए, आई मीन करंट फिज़िक्स के लिए, बट आई थिंक क्या पता कि कोई फ्यूचर में कोई और फिज़िक्स हो जो कि यू नो कंपैटिबल नॉन लोकेलिटी के साथ, जो कि हम बाद में डिस्कवर करें अगर नॉन लोकेलिटी से कुछ बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स निकल कर आएँ बाहर। लेकिन आई एम नॉट श्योर कि कॉजैलिटी ब्रेक होगी उससे या नहीं, प्रॉब्ली हो जाए, आई डोंट नो। ओके, so density theorem in real analysis guarantees us that there exists a sequence of rational numbers that converge to a rational number. Yeah, I know, argument सही है। उसको कुछ और लगा था, उसको लगा था कि मैं ये जो सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ ये मैं यूज़ कर रहा हूँ फॉर नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, जो कि एक पैरामीटर पे डिपेंड करता है, वो एक कांस्टेंट नहीं है। बट वो गलत था, उसको गलती लगी थी, मैं कुछ और कह रहा था। Okay, so if AGI comes into existence, it will kill all physicists. I don't think so. I don't think AGI जो है वो आएगी. I think machine learning की जो चीज़ें हैं ना, okay, some of them are really good. I mean, machine learning अच्छा काम कर रही है, but I think hype के ऊपर ना हमें क्या कहते हैं थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए कि लोग क्लेम बहुत बड़े बड़े करते हैं और उनको करने की ज़रूरत है बिकॉज उनको फंडिंग चाहिए। बट जब तक चीज़ें आ ना जाएँ तब तक क्या कहते हैं समझने की ज़रूरत नहीं है कि कुछ आ रहा है ऐसा। Okay, why professors holding US or UK degrees still know nothing about their subjects? How are they granted degrees? Why such loophole? ऐसा नहीं है कि उनको कुछ नहीं पता होता। प्रॉब्लम ये है कि जब आपको परमानेंट पोजीशन मिल जाती है ना, तो तब आपके पास ना इंसेंटिव नहीं होता हार्ड वर्क करने का। आई मीन सिर्फ ये इंसेंटिव होता है कि आप पेपर्स पब्लिश कर दो तो क्या कहते हैं यू विल गेट प्रमोटेड टू एसोसिएट प्रोफेसर एंड देन फुल प्रोफेसर। बट कई सारे लोग जो हैं वो पेपर्स पब्लिश करने के बहुत फ्रॉडलेंट तरीके भी निकाल लेते हैं, तो उनको हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता उतना, तो उनको अपडेट नहीं रहना पड़ता अपने सब्जेक्ट के ऊपर।
और आई थिंक आपने बता दिया कि आप पाकिस्तान से हो, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि आप कहाँ से आ रहे हो, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर हैं जो जिनकी डिग्रीज़ जो हैं वो यूके से हैं, यूएस से हैं। यूएस से तो मुझे नहीं याद इतना, लेकिन यूके से हैं, बट उनका नॉलेज बहुत कम है, राइट। तो या दैट्स सैड। वो ज़्यादातर इसलिए होता है बिकॉज एक ख़ास टाइम के बाद दे डोंट नीड टू अपडेट देमसेल्फ ऑन देयर सब्जेक्ट, या फिर उनको रिवाइज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती अपने कॉन्सेप्ट्स। उन्होंने कई दफ़ा तो ऐसे भी हुआ है कि लोगों ने उसके स्टूडेंट्स ने प्रोफेसर्स के नोट्स दिखाए हैं जो कि उन्होंने 1970s में 80s में बनाए थे, और वो आज तक वो वही पढ़ा रहे हैं, विच इज़ सैड, राइट। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया हुआ जो उन चीज़ों के साथ जो कि नई नई आ रही हैं। वो इसलिए क्योंकि उनके पास इंसेंटिव नहीं है। क्यों करें वो, उनके पास दे कैन नॉट गेट प्रमोटेड बेस्ड ऑन फिज़िक्स। दे कैन गेट प्रमोटेड टू वाइस चांसलर, बट उसके लिए फिज़िक्स नहीं चाहिए आपको, उसके लिए आपको सिर्फ पॉलिटिकल कनेक्शंस चाहिए या पावर चाहिए, तो उनकी प्रायोरिटीज़ बदल जाती हैं, राइट। तो इस सेंस में इस ये रीज़न आई थिंक है कि वो चीज़ें भूल गए होते हैं, या फिर उन्होंने रिवाइज़ नहीं की होती वो चीज़ें जो कि उनको पहले पता थी शायद, लेकिन अब नहीं पता। और दूसरी बात ये कि ना, मैंने ये भी देखा है कि पाकिस्तान में कई सारे स्टूडेंट्स ना ये जो वर्ड है ना कि दे नो नथिंग अबाउट दिस सब्जेक्ट, ये बड़ा लूजली यूज़ करते हैं। आई थिंक ये नहीं करना चाहिए, इसलिए बहुत लूजली यूज़ कर रहे हो आप। ऐसा नहीं है कि दे नो नथिंग। कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको उनसे आपसे बेहतर पता होंगी उनको, जो कि उस सब्जेक्ट के बारे में है जो कि उनका नीश सब्जेक्ट है। तो ऐसा नहीं कहना चाहिए कि दे नो नथिंग। वो कई दफ़ा मैंने देखा कि स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन करते हैं, उनको आंसर ना दे पाए, कहते हैं आपको कुछ भी नहीं पता। वो उनको एक आंसर नहीं पता। ऐसा कोई इंसान जिसको सब कुछ पता हो, राइट। तो ये वर्ड थोड़ा लूजली यूज़ नहीं करना चाहिए इस तरह। लेकिन या आई कैन अंडरस्टैंड कि आप क्या कह रहे हो। इफ़ कॉजैलिटी इज़ ब्रोकन हाउ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स इज़ हैंडल्ड, इसका समझ नहीं आई मुझे क्वेश्चन क्या है। बाय द वे जो अगर तो सपोज करो कि एक बिग बैंग सिंगुलैरिटी है, हमें नहीं पता कि है या नहीं, लेकिन अगर एक बिग बैंग सिंगुलैरिटी है तो आई थिंक कॉजैलिटी वैसे ही ब्रोकन है वहाँ पे। तो क्या मतलब आपको इस चीज़ से कि कॉजैलिटी ब्रोकन, तो हाउ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स इज़ हैंडल्ड। सो थियोरेटिकल डिडक्टिव आर्की का क्वेश्चन है कि Hassan, are these concepts in string theory that played a crucial role in the past but must have been discarded today? Can you please name a few? I don't, to be honest, I can't think of such a concept. या आई डोंट थिंक मैं सोच सकता हूँ। आई मीन कुछ आइडियाज़ हैं जिनके बारे में लोग समझते थे कि ये इम्पोर्टेंट होंगे, बट वो टेक्निक्स हैं कुछ हद तक जो कि लोगों ने यूज़ करनी छोड़ दी हैं। लेकिन आई डोंट थिंक कि कोई कॉन्सेप्ट ऐसा है जो कि लोग यूज़ करते हों अब ना करते हों अब जो पहले करते थे, या मुझे नहीं याद आ रहा। हो सकता है कि कुछ हों ऐसे, लेकिन या idea of strings itself, even Shiraz Binwala was claiming that there is no more string in string theory. Everything is brain monopoly. Yeah, that's simply not true. I mean, I respect Shiraz Binwala, but I disagree with him. It's great that we are moving away from reductionism. Okay, to be honest, I mean, आपने बैचलर्स भी नहीं किया हुआ और इतना स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है आपका। मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि लोगों के इतने स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस हैं, हालांकि उन्होंने फिजिक्स पढ़ी भी दी है सही तरीके से अभी तक, राइट। एनीवे, What is a better? By the way, it's okay. I don't know कि शिराज ने एक्चुअली कहा है या फिर आप ही कोट कर रहे हो उनको। मैं हैरान हुआ अगर शिराज बिनवाला ने ये कहा है, बट सेइंग दैट एवरीथिंग इज ब्रेन मोनोपोली इज स्टूपिड, ठीक है। आई डोंट थिंक शिराज बिनवाला ने एग्जैक्टली ये कहा होगा कि एवरीथिंग इज ब्रेन मोनोपोली। दैट्स सिंपली नॉट ट्रू। ओके, बाय द वे, ये कहना कि देयर इज नो स्ट्रिंग इन स्ट्रिंग थ्योरी इज आल्सो स्टूपिड, दैट्स नॉट ट्रू। इट्स ट्रू कि स्ट्रिंग थ्योरी में सिर्फ स्ट्रिंग्स नहीं है, बट दैट्स ट्रू सिंस 90s। आई मीन डी ब्रेन्स जो हैं वो मिड 90s में डिस्कवर हो गए थे, तो वो तो तब से बात ठीक है, अब थोड़ी हुआ ये। आई मीन अब ऐसा कब हुआ है कि रिसेंटली ऐसा कुछ डिस्कवर हुआ है जिसके बाद आप कह सकते हो कि हाँ नाउ देयर इज़ नो स्ट्रिंग इन स्ट्रिंग थ्योरी? ऐसा तो नहीं है। ये डी ब्रेन्स जो हैं वो 90s से लोग इस पर वर्क कर रहे हैं। सेकेंड सुपर स्ट्रिंग रेवोल्यूशन के आने का एक रीज़न था ही डी ब्रेन्स, ठीक है। और उसके अलावा कौन है? ओरिएंटिफोल्ड्स भी लोग बहुत टाइम से यूज़ कर रहे हैं स्ट्रिंग थ्योरी कंस्ट्रक्शंस के अंदर। तो ऐसा तो नहीं है कि अब ऐसा कुछ हो गया कि स्ट्रिंग थ्योरी में स्ट्रिंग नहीं है। आई मीन बाय द वे ये ऐसा बिल्कुल ठीक नहीं है कि स्ट्रिंग थ्योरी में स्ट्रिंग्स नहीं है। हाँ, अभी कह सकते हो कि स्ट्रिंग थ्योरी कॉन्फ्रेंसेज हैं, उनके अंदर जो टॉक्स होती हैं वो कई दफ़ा
ऑन द फेस ऑफ इट लगता है कि वो स्ट्रिंग थ्योरी टॉक्स नहीं है, ये बात ठीक है, बट वो सिर्फ यहाँ ये याद रखना, मैंने ये लफ्ज़ यूज़ किया कि ऑन द फेस ऑफ इट, क्योंकि कई दफ़ा ऐसी टॉक्स होती हैं जो कि ना इनडायरेक्टली रिलेटेड होती हैं स्ट्रिंग थ्योरी से, बट ऑन द फेस ऑफ इट लग रहा होता है कि ये स्ट्रिंग थ्योरी से रिलेटेड नहीं है। बाय द वे हमारा टाइम ख़त्म होने वाला है, तो मैं थोड़े से और क्वेश्चंस ले लेता हूँ। व्हाट इज़ अ बेटर वे, बेटर फ्रेमवर्क टू डू PhD इन? आई मीन टू बी ऑनेस्ट इसका कोई जवाब नहीं है, ये डिपेंड करता है आप पे, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। सो ऐसा नहीं है कि एक फ्रेमवर्क बेटर है, स्ट्रिंग CFT या चर्न साइमंस। बाय द वे चर्न साइमंस थ्योरी जो है वो एक मॉडल है, वो कोई पूरी फील्ड नहीं है। तो आई डोंट इवन नो कि व्हाट डू यू मीन बाय कि चर्न साइमंस थ्योरी कोई ओके आप एक PhD कर सकते हो प्रॉब्ली किसी प्रॉब्लम के ऊपर जो कि चर्न साइमंस थ्योरी से रिलेटेड हो, बट इट्स नॉट अ फील्ड। ऐसा नहीं है कि एक पूरी बॉडी ऑफ PhDs निकल कर आ सकती हैं चर्न साइमंस थ्योरी के ऊपर। If causality is broken, can the cause Big Bang affect the universe? Precede effect. क्या समझ नहीं आया, क्वेश्चन क्या है ये? ओके, निखिल नेगी का क्वेश्चन है कि कैन यू टेल मी सम पॉसिबल रिसर्च डायरेक्शंस फॉर समवन इंटरेस्टेड इन QFT and GR? I mean I'm interested in all those fundamental questions but not sure to pursue CFT. ओके सो अगर आप CFTs पे काम करना चाहते हो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप बाउंड्री CFTs पे काम करो, ठीक है? बाउंड्री CFT से काफ़ी रिच एरिया है स्टडी करने के लिए। आप एक रिसेंट पेपर आया था लास्ट ईयर, वेल आई थिंक वो हाँ उसमें QFT भी है, और डेविड टोंग का था, और उसमें कुमार गोट्सकी भी था, और उसका स्टूडेंट है डेविड टोंग का, एक फिलिप बॉयल स्मिथ। या आई थिंक वो पेपर आप देखो, उसमें मोनोपोल स्कैटरिंग आई थिंक उसके पेपर के अंदर आता है, ये ना पेपर के टाइटल के अंदर आता है, सॉरी। तो ये आप देख सकते हो, अब वो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पेपर था। तो आप बाउंड्री CFTs के अंदर जा सकते हो, वो जॉन कार्डी का एक रिव्यू है बाउंड्री CFTs के ऊपर, आप वो देख सकते हो। रेक्निकल एंड शॉमरस की एक पूरी बुक है बाउंड्री CFTs के ऊपर, आप वो देख सकते हो। और आई थिंक दैट्स रेक्निकल एंड शॉमरस की जो बुक है आई थिंक वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। आई थिंक आप जॉन कार्डी का रिव्यू आर्टिकल देखो बाउंड्री CFTs के ऊपर, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। Anyway, so Nikhil Negi का क्वेश्चन है कि because CFT without string theory seems to have applications only outside hydrogen physics and no, ऐसा नहीं है। So आप CFTs पे काम करो। हाँ, आप ये हो सकता है कि आपकी जो मोटिवेशंस आ रही हैं क्वेश्चन को पूछने की वो स्ट्रिंग थ्योरी से आ रही हैं, बट यू डोंट नीड टू यूज स्ट्रिंग थ्योरी, राइट? ऐसा हो सकता है बिल्कुल कि आप स्ट्रिंग थ्योरी के बगैर CFT करो, लेकिन उस वो जो जिस क्वेश्चन को आप आंसर करना चाह रहे हो CFT के अंदर, वो क्वेश्चन की जो मोटिवेशन है वो स्ट्रिंग थ्योरी से आ रही है। फॉर एग्जांपल बाउंड्री CFTs जो हैं उनको स्टडी करने की जो मोटिवेशन है दैट कम्स फ्रॉम डी ब्रेन्स, ठीक है? तो या ये हो सकता है, बट यू डोंट हैव टू यूज स्ट्रिंग थ्योरी, ठीक है? CFT मेथड्स itself is a whole field. बूटस्ट्रैप आप कर सकते हो, ओके, बूटस्ट्रैप इज़ अ बिग फील्ड। उसमें CFTs को स्टडी करते हैं फॉर देयर ओन सेक, स्ट्रिंग थ्योरी के लिए नहीं कर रहे होते वो। हाँ, अगेन मैं कहूँगा क्वेश्चंस की मोटिवेशन स्ट्रिंग थ्योरी से आ सकती है, बट CFTs को स्टडी करना ऑन देयर ओन इट्स अ बिग थिंग, बिग थिंग, ठीक है? It's not my opinion we are moving away from reductionism in Lenny's quote. Okay, so first of all, again, I don't agree with that. Reductionism से हम दूर जा रहे हैं. Shiraz said string theory is mostly about brains and monopoly. Yeah, I think मुझे समझ आ गया था कि monopoly is your quote, because that's not true. कि even this is not true कि string theory is mostly about brains. I mean, I don't even know कि how will you even quantify कि string theory जो है वो कितने % brains के बारे में है और कितने % और चीज़ों के बारे में है। हाँ, आप ये कह सकते हो कि सॉरी, आई थिंक मेरा फ़ोन जो है वो डेड हो गया, 1 मिनट। ओके, सो ओके, एनीवे, सो मैं कह रहा था कि स्ट्रिंग थ्योरी में ब्रेन्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, ऑफ कोर्स, बट द थिंग इज़ दैट कि ब्रेन्स ज़रूरी हैं स्ट्रिंग्स के लिए। तो ये कहना कि स्ट्रिंग थ्योरी हैज़ टू बी ओनली अबाउट स्ट्रिंग्स, आई मीन नो, दैट्स सिंपली नॉट ट्रू। उसका नाम में है स्ट्रिंग थ्योरी, अब क्या करें उसके स्ट्रिंग, अब उसको अगर आप स्ट्रिंग एंड ब्रेन थ्योरी करना चाहते हो नाम कर दो, कोई मसला नहीं, राइट? तो स्ट्रिंग थ्योरी में ब्रेन्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इट्स मोस्टली अबाउट ब्रेन्स। अगर आप क्लोज स्ट्रिंग थ्योरी स्टडी कर रहे हो तो ब्रेन्स तो कई दफ़ा आते भी नहीं हैं उसके अंदर। हाँ, उसमें ओरिएंटेड फोल्ड्स वगैरह आते हैं, राइट? बट वी आर मूविंग अवे फ्रॉम रिडक्शनिज्म, दैट्स सिंपली नॉट ट्रू। आई मीन ये सस्किन का अपना ओपिनियन हो सकता है, विच आई
respect, of course, is a big name. But string theory itself जो है वो kind of epitome of reductionism है. तो रिडक्शनिज्म से हम दूर नहीं जा रहे. आई डोंट थिंक हम दूर जा रहे हैं. हो सकता है कि लेनर्ड सस्किन ने किसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर कहा हो ये, तो कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे मिसिंग है, तो आई नीड टू सी द कॉन्टेक्स्ट. ओके, बाय द वे, generic fallacy is for its name. जेनेटिक फैलेसी क्या मतलब, समझ नहीं आई मुझे. एनीवे, तो बाय द वे हमारा टाइम ख़त्म हो गया, तो आई थिंक हम बंद करते हैं और लेट्स सी उसके बाद हम कब स्ट्रीम करेंगे. अब 10th, ओके 10th नवंबर को. ओके या 10th नवंबर को करेंगे स्ट्रीम. सो मैं बंद कर रहा हूँ. लेट्स सी कि अगली बार मैं 10th नवंबर को स्ट्रीम कर सकता हूँ या नहीं. आई होप कि कर सकता हूँ. सो लेट्स मीट ऑन 10th नवंबर. The context is birthday of Joe Paulson's Kia UC. Okay, I will check it out. Let's see. Okay, मैं बंद कर रहा हूँ. So let's meet after 2 weeks.